Dear students, myself Paramjit Singh, lecturer in economics, स्कूल एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। आज के एजुसेट प्रसारण में आपका स्वागत करता हूं। हमारे विषय अर्थशास्त्र के अंतर्गत आज हमारा अध्ययन का विषय है सहसंबंध और इसके अंतर्गत हमारा उप विषय है स्पीयरमैन का श्रेणी सहसंबंध विधि। आज हम स्पीयरमैन की श्रेणी सहसंबंध विधि के अंतर्गत सहसंबंध गुणांक की गणना के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अर्थात स्पीयरमैन की श्रेणी सहसंबंध विधि गुणांक की गणना, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड। विद्यार्थियों, इस विधि का नाम प्रसिद्ध ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन के नाम पर रखा गया है और यह विधि उन परिस्थितियों में उचित मानी जाती है जहां तथ्यों का प्रत्यक्ष संख्यात्मक माप संभव न हो। जैसे सुंदरता के बारे में, बुद्धिमत्ता के बारे में हम संख्यात्मक विवरण नहीं दे सकते और इसके लिए इस विधि का प्रयोग करके इनके बारे में कुछ क्रम बनाकर हम एक सहसंबंध की गणना कर सकते हैं और फिर भी इन्हें एक निश्चित क्रम के अनुसार रखा जा सकता है और इसी प्रकार जैसे वीरता है, योग्यता, अच्छाई आदि को भी अंकों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। अर्थात जिन चरों को और जिन गुणों को हम संख्या में विवरित नहीं कर सकते, जिन गुणों का हम संख्यात्मक विवरण नहीं दे सकते, उनके लिए हम इस विधि का प्रयोग करते हैं और इसके लिए हम सबसे पहले उनको क्रम देते हैं। अर्थात उन्हें विभिन्न क्रमों के अनुसार, सीरियल नंबर के अनुसार रखा जाता है और क्रम देने के बाद इन तथ्यों में सहसंबंध गुणांक ज्ञात किया जा सकता है। अतः यह विधि सामान्यतः गुणात्मक चरों वाले सहसंबंध गुणांक की अध्ययन करती है। सबसे पहले हम स्पीयरमैन की श्रेणी सहसंबंध विधि की गणना की प्रक्रिया बताते हैं कि इस विधि के अनुसार सहसंबंध गुणांक की गणना कैसे की जाती है। तो इसके अंतर्गत हमारे पास सबसे पहले श्रेणियों के सभी मूल्यों के क्रम निश्चित किए जाते हैं। अर्थात हमारे पास जो भी श्रेणियां दी होती हैं, 2 होती हैं या 3, हम उनके मूल्यों को एक विशेष क्रम, या तो बढ़ता क्रम और या घटते क्रम में हम उसको श्रेणी देते हैं और श्रेणी का क्रमांक देने के बाद हम दोनों श्रेणियों के क्रमों को घटाकर श्रेणी अंतर ज्ञात करते हैं और इसके बाद सहसंबंध ज्ञात करने के लिए सूत्र का प्रयोग किया जाता है और सूत्र है आर के बराबर है 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइड बाई n रेज़ टू द पावर 3 - n। तो विद्यार्थियों, आर के से अभिप्राय है श्रेणी सहसंबंध गुणांक और डी श्रेणी का अंतर दर्शाता है और n जोड़ों की संख्या। तो इसके अंतर्गत हम स्पीयरमैन की श्रेणी सहसंबंध विधि का अध्ययन 3 स्थितियों में करेंगे। नंबर 1, जब श्रेणी के क्रम दिए गए हैं। विद्यार्थियों, हमें 2 चर दिए हैं, हमें 2 श्रेणियां दी हैं और उसके अंतर्गत हम सबसे पहले इनको लेते हैं जिसमें क्रम दिए जाते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 बढ़ता क्रम या घटता क्रम। उसके बाद नंबर 2 में जब श्रेणी के क्रम नहीं दिए जाते, अर्थात हमारे पास जो 2 श्रृंखलाएं हैं उनको क्रम अनुसार कोई श्रेणी नहीं दी जाती। और तीसरा है श्रेणी के चर मूल्य समान हो। अर्थात कई बार हमारे पास ऐसा आता है कि 2 मूल्य समान आते हैं, अर्थात हमारी श्रृंखला में 2 मूल्य मान लो 12, 12 या 10, 10 या 3 मूल्य समान आ जाते हैं, तो उस अवस्था में भी इस विधि के द्वारा श्रेणी सहसंबंध की गणना की जाती है। तो अब हम एक एक करके इनकी व्याख्या करते हैं और संख्यात्मक उदाहरण लेकर हम सहसंबंध गुणांक की व्याख्या करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं जब क्रम दिए गए हों। इस संख्यात्मक उदाहरण में 2 निर्णायकों ने 8 प्रविष्टियों को
निम्न श्रेणियां प्रदान की हैं। स्पीयरमैन की श्रेणी सहसंबंध गुणांक ज्ञात करें। निर्णायक ए ने ग्रेडिंग की है 7, 3, 5, 4, 8, 2, 1 और 6 और निर्णायक बी ने इस प्रकार से दिया है 5, 2, 4, 6, 1, 8, 7 और 3। अब इन दो निर्णायकों के द्वारा दी गई श्रेणी अर्थात उसके क्रम हमें दिए गए हैं और इसके आधार पर हम श्रेणी सहसंबंध गुणांक की गणना करेंगे। तो इसे हम इस उदाहरण द्वारा ब्लैक बोर्ड के ऊपर आपको दर्शाते हैं। दोनों निर्णायक मंडलों के श्रेणी क्रम 1 से 8 तक उपलब्ध हैं। दोनों ने अपने अलग अलग क्रम दिए हैं। निर्णायक मंडल ए का जो क्रम दिया है इसको लिखते हैं हम R1 और निर्णायक बी का जो निर्णय है इसको लिखते हैं हम R2। तो हमारे पास रैंक जो है वो दोनों की दी हुई है। अब हमने इन दोनों R1 और R2 का अंतर लेना है जिसे हम श्रेणी अंतर कहते हैं और इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल D से। तो D बराबर है R1 माइनस R2। तो अब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे R1 में से R2 को। तो जैसे 7 में से 5 घटाया तो 2 आता है, तो पहला डिफरेंस हो गया 2। 3 में से 2 डिफरेंस 1। 5 में से 4 घटाने पर डिफरेंस 1। 4 में से 6 घटाने पर अंतर आता है -2 और 8 में से 1 घटाने पर अंतर आता है 7। इसी प्रकार से 2 में से 8 घटाने पर अंतर आता है 6 और 1 में से 7 घटाने पर अंतर आता है -6 और 6 में से 3 घटाने पर अंतर आता है हमारा 3+। तो अब हमने इस D का सम नहीं करना है, इसका जोड़ नहीं करना, क्योंकि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो है D², D का वर्ग। तो अब हम यहाँ पर D का वर्ग जो है वो लेते हैं। वर्ग लेने के लिए हम जो अंतर हमने निकाला है इसका वर्ग करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का 1, फिर 1 और यहाँ पर फिर 4 और फिर 7 का 49 49 और 6 का 36 और फिर 6 का 36 और फिर 3 का वर्ग फिर 9 आता है। और अब हम इसका जोड़ करेंगे और जिसको हम लिखते हैं सिग्मा D² और हमारा जोड़ आता है अब 140। अगर हम इसका जोड़ करते हैं तो हमारा जोड़ आता है 140 अर्थात सिग्मा D² है 140। और विद्यार्थियों हमारी रैंक क्योंकि 1 से 8 तक है इसलिए हमारा n जो है वो 8 होगा, n बराबर है 8। अब हम इन दिए हुए मूल्यों को जो हमने गणना की है और n दिया हुआ है इसको अपने एक सूत्र में प्रयोग करेंगे जो कि स्पीयरमैन ने दिया है और वह सूत्र इस प्रकार से है। R के बराबर है 1 - 6 सिग्मा D² अपॉन n रेज़ टू द पावर 3 माइनस n। तो अब हमें n 8 दिया है और सिग्मा D² है 140। अब हम इनकी वैल्यू इस सूत्र में सब्स्टिट्यूट करते हैं और अपना आंसर जो है वो ज्ञात करते हैं। 1 - 6 मल्टीप्लाइड विद 140 डिवाइड बाई, इसको अब n के स्थान पर 8 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 3 - 8। तो हमारे पास इस सूत्र की जो रिक्वायरमेंट थी हमने इसमें इसको पुट कर दिया है और इसके बाद हम इसकी फर्दर कैलकुलेशन करते हैं। 1 - 840 डिवाइड बाई 512 - 8। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 840 आएगा और इसका क्यूब लेंगे तो हमारे पास 512 आएगा। 512 में से हम 8 घटाएंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1 - 840 अपॉन 504। अब हम क्या करेंगे, 840 को 504 से डिवाइड करेंगे और हमारी वैल्यू आएगी 1 -
1.67 इज इक्वल टू -0.67 आंसर। अर्थात हमारा सहसंबंध गुणांक माइनस में है, ऋणात्मक सहसंबंध -0.67। अब हमारे पास वह विकल्प है जिसके अंतर्गत क्रम नहीं दिए गए, अर्थात जैसे पहले 1 से 8 तक के क्रम दिए थे तो अब वह क्रम नहीं दिए गए। तो हमें दो श्रृंखलाएं दी गई हैं जिसमें x और y दर्शाया गया है, और x की वैल्यूज़ हैं 25, 20, 18, 30, 40 और 32, और y की वैल्यूज़ हैं 28, 24, 42, 16, 35 और 22। दो श्रृंखलाएं दर्शाई गई हैं x और y, लेकिन इन श्रृंखलों में हमें श्रेणी क्रम नहीं दिए, इसमें सिर्फ हमें मूल्य दिए हैं। उन मूल्यों को सबसे पहले हम श्रेणी क्रम में लगाएंगे, और श्रेणी क्रम में लगाने के लिए हम इसको बढ़ते क्रम में भी दे सकते हैं और श्रेणी को घटते क्रम में भी अलॉटमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम x श्रृंखला को श्रेणी में परिवर्तित करते हैं और इसके क्रम बनाते हैं, और यहाँ लिखते हैं हम R1। तो R1 रैंक 1 रैंक 1 x श्रृंखला को हमने अलॉटमेंट करनी है, और सबसे पहले हम सबसे छोटी जो संख्या है श्रेणी में उसको नंबर 1 देते हैं। पहली श्रेणी क्रमांक 18 को दिया गया है क्योंकि 18 संख्या सबसे छोटी है, उसके बाद उसे बड़ी को, और फिर उसके बाद उसे बड़ी को, इस प्रकार से बढ़ता क्रम चला जाता है। क्योंकि हमारी जो श्रृंखला के मूल्य हैं उनकी संख्या है 6, तो n बराबर 6। और दूसरा क्रमांक हमारा 18 के बाद 20 को देना है, और इसको लिखेंगे हम 2। और उसके बाद बच्चों तीसरा क्रमांक हमारा 20 के बाद 25 आता है, इसको हम लिखते हैं 3। इसी प्रकार से चौथा क्रमांक हमारा 25 के बाद 30 है, इसको अलॉटमेंट करते हैं हम 4। और पांचवा क्रमांक हमारा 30 के बाद 32 को आता है, तो यहाँ पर लिखते हैं हम 5। और छठा श्रेणी क्रमांक 40 को, और इसको अलॉटमेंट करते हैं हम 6। अब हमारे पास पहली श्रृंखला की R1 रैंक की हमने सारे क्रम जो है वो दे दिए हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, और इसको कहते हैं हम R1 रैंक 1। इसी प्रकार Y को रैंक 2 अलॉट करेंगे, जिसको लिखते हैं हम R2। और R2 में फिर से हमने, क्योंकि पिछली श्रृंखला को भी हमने सबसे कम वैल्यू वाली को 1 नाम दिया है, और यहाँ पर भी हमने सबसे जो कम मूल्य है उसको हम 1 देंगे, अर्थात 16, इसको रैंक 1। और 16 के बाद 22 को रैंक 2, और 22 के बाद विद्यार्थियों 24 है, इसको रैंक अलॉट करते हैं हम 3। और 3 के बाद नेक्स्ट रैंक हमारी 28 को जाएगी, और इसको देना हमने 4। और 28 के बाद हमारा क्रम नेक्स्ट होगा 35, और इसको हम देंगे 5। और इसके बाद लास्ट यानी कि छठी रैंक अलॉट होगी 42 को, और यहाँ पर लिख देंगे हम 6। तो विद्यार्थियों यहाँ तक हमारे पास रैंक की अलॉटमेंट है उस स्थिति में जब हमें श्रेणी क्रमांक नहीं दिए और सारे के सारे मूल्य श्रेणी में अलग अलग हैं, दो एक समान मूल्य नहीं हैं। तो इनकी श्रेणी हमने यहाँ पर अलॉट कर दी है, 1 to 6 यहाँ पर है और 1 to 6 यहाँ पर है। इसके बाद हमने वही प्रोसीजर अडॉप्ट करनी है जो हमने पिछले प्रश्न में की है, अर्थात अब हम D लेंगे, अंतर D बराबर रैंक 1 माइनस रैंक 2, इन दोनों का अंतर। और इस अंतर को लेने के बाद हम फिर आगे इसका D स्क्वायर करेंगे, D का वर्ग करेंगे। अब अंतर आता है 3 माइनस 4 बराबर -1, 2 माइनस 3 बराबर -1, 1 माइनस 6 इज इक्वल टू -5। 4 में से 1 घटाते हैं
तो प्लस के आते हैं 3। इसी प्रकार से 6 में से 5 घटाते हैं तो प्लस का आता है 1, और लास्ट में 5 में से 2 घटाने पर आता है अंतर 3। तो विद्यार्थियों, अब ये हमारे पास दोनों श्रेणी का अंतर आ गया है, D बराबर R1 माइनस R2। इसके बाद हम अपनी रिक्वायरमेंट के आधार पर डी स्क्वायर लेते हैं। तो डी स्क्वायर करने के लिए हम जो ये डी हमने निकाला है इसका वर्ग करते हैं। -1 का वर्ग +1 होता है, यहां पर फिर +1, और -5 का वर्ग प्लस के 25, और 3 का वर्ग 9, और फिर 1 का वर्ग 1, और 3 का वर्ग फिर 9, और इस प्रकार से हमारे पास ये समेशन डी स्क्वायर आ जाएगा, अर्थात 46। तो विद्यार्थियों, हमारे पास अब सिग्मा डी स्क्वायर 46 है और n नंबर ऑफ रैंक हमारे पास 6 है। अब हम सूत्रमैन की वैल्यू पुट करके स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन की गणना करेंगे। तो हमारे पास n है 6 और सिग्मा डी स्क्वायर है 46। तो अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम पहले की भांति इस सूत्र में सब्स्टिट्यूट करते हैं। r के बराबर है 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n रेज़ टू द पावर 3 माइनस n। तो इस सूत्र में हम इन मूल्यों को भरते हैं और सहसंबंध गुणांक की गणना करेंगे। तो 1 माइनस 6 मल्टीप्लाइड विद 46 अपॉन 6 रेज़ टू द पावर 3 माइनस 6। तो हमने इन दोनों वैल्यूज़ को इस सूत्र में सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसमें रख दिया है इसका मान। अब हम फर्दर इसकी गणना करते हैं। 1 माइनस 6 को 46 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 276, और 6 का क्यूब आता है 216 माइनस 6, और फर्दर 1 माइनस 276 बटे 210। इसके बाद हमारे पास वैल्यू आती है 276 को 210 से भाग करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 1.31। तो 1 प्लस के 1 में से माइनस का 1.31 अगर हम डिडक्ट करते हैं, इसका डिफरेंस लेते हैं, तो हमारे पास अंतर आता है -0.31 आंसर। तो विद्यार्थियों, हमारा इस उदाहरण में सहसंबंध ऋणात्मक है और हमारा उत्तर है -0.31। तो अब हम तीसरी स्थिति है जब श्रेणी के चर मूल्य समान हो। तो विद्यार्थियों, इस अवस्था में हमारे पास ऐसी श्रृंखलाएं हो सकती हैं जिनके कुछ मूल्य 2 मूल्य भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, और इससे ज़्यादा मूल्य भी हो सकते हैं जो समान हो। तो इस स्थिति में हम सहसंबंध गुणांक की गणना करेंगे और इसको हम एक उदाहरण के द्वारा दर्शाते हैं। और हमारे पास उदाहरण है x और y 2 श्रृंखलाएं दी गई हैं और x के अंतर्गत हमारे मूल्य दिए हैं 10, 18, 15, 10, 12, 21 और 24। तो आप स्लाइड में देख रहे हैं कि 10 का मूल्य 2 बार आया है, अर्थात हमारे पास 2 मूल्य समान हैं। इसी प्रकार y श्रृंखला के अंतर्गत दिए गए मूल्य हैं 17, 20, 14, 22, 20, 16 और 25। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि 20 संख्या 2 बार आई है, अर्थात दोनों श्रृंखलाओं में 2 मूल्य रिपीट हुए हैं, एक में 10 और एक में 20। तो इस अवस्था में सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने के लिए हम एक अलग तरीका, एक अलग विधि अपनाते हैं और वह इस प्रकार से है। सबसे पहले हम x श्रृंखला को रैंक अलॉट करते हैं और इसको लिखते हैं R1। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर श्रृंखला
को रैंक देते समय हमने विशेष ध्यान रखना है। जैसे सबसे पहली छोटी आइटम है 10। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि 10 2 बार है। अब एक रैंक किसको दें, इसको दें या इसको दें? तो इस कमी को दूर करने के लिए हम 10 और पहले 10 और दूसरे 10 को साझी रैंक जो है वो देते हैं। मान लो 2 बार 10 आया है तो पहले को हम देते हैं रैंक 1 और दूसरे को देते हैं हम रैंक 2। तो 1 + 2 बराबर 3। अब 2 रैंक का टोटल 3 आया है। इस 3 को हम 2 से भाग करेंगे और हमारे पास आएगा 1.5। तो अब हम क्या करेंगे कि 1 और 2 रैंक दोनों में बराबर बांट देनी है, और अगर 3 हो तो तीनों में बराबर बांट देनी है 3 से भाग करके। तो अब हम यहां पर 1.5 पहले वाले 10 को देते हैं और रैंक 1.5 दूसरे वाले 10 को अलॉट करते हैं, और अब हमारी 2 रैंक अलॉट हो चुकी है, रैंक 1 और रैंक 2। अब हमने तीसरी रैंक अलॉट करनी है। तो तीसरी रैंक हमने 10 से बड़ी संख्या जो कि 12 है इसको देनी है 3। इसी प्रकार नेक्स्ट क्रम हमारा 12 के बाद 15 आता है, इसको हमने 4 रैंक देनी है, और 15 के बाद 18 है, इसको 5 रैंक, और 5 के बाद 21 इसको 6 और 24 को 7, और टोटल हमारी रैंक होगी है 7। तो n बराबर है 7। अब हम स्विच ओवर होते हैं दूसरी श्रृंखला के ऊपर। तो दूसरी श्रृंखला में हम सबसे छोटे क्रम संख्या से चलते हैं। तो सबसे छोटी संख्या है हमारी 14, तो इसको लिखते हैं हम R2। तो सबसे छोटी संख्या 14 है, इसलिए इसको रैंक 1 दे दी। अब दूसरी रैंक 16, इसको 2, इससे बड़ी वैल्यू 17, इसको रैंक 3, और इसके बाद हमारी अलॉटमेंट चौथी रैंक की है। तो चौथी रैंक 20 को जाती है, और 20 संख्या रिपीटेड है, 20 यहाँ और 20 यहाँ। अब हम क्या करते हैं, जैसा प्रोसीजर हमने इधर अडॉप्ट किया था वही प्रोसीजर हम यहाँ अडॉप्ट करते हैं। तो क्या करेंगे, चौथी रैंक 1 20 को, पांचवी रैंक नेक्स्ट जोड़ो, टोटल आया 9। संख्याएं कितनी है, 2, 1 और 2, 9 को 2 से भाग करेंगे और आंसर आएगा 4.5। अब हम 4 और 5 रैंक नहीं देंगे, अब हम दोनों को बांटी हुई बराबर रैंक देंगे। 9 का आधा हिस्सा इसको और आधा हिस्सा इसको देंगे। तो हमारी रैंक अलॉटमेंट होगी, पहले 20 को दे दो 4.5 और दूसरे 20 को भी दे दो 4.5। अब छठी रैंक हम देंगे इसके बाद 22 को, और सातवीं रैंक हम देंगे 25 को। अब हम सेम प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे डी अंतर। डी बराबर है R1 माइनस R2। अब इस अंतर को ज्ञात करने के लिए हम इस R1 में से R2 को घटाएंगे। तो 1.5 में से अगर 3 माइनस करते हैं तो हमारे पास माइनस का 1.5 आता है। 5 में से 4.5 माइनस करते हैं तो प्लस का आता है 0.5। उसके बाद 4 में से 1 घटाते हैं तो अंतर आता है 3। नेक्स्ट 1.5 में से 6 माइनस करते हैं तो हमारा अंतर आता है 4.5 माइनस का। उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस हम लेते हैं, 3 में से 4.5 माइनस करेंगे फिर माइनस 1.5 आता है। उसके बाद 6 में से 2 घटाएंगे तो हमारा डिफरेंस आता है 4। इसके बाद 7 में से 7 घटाएंगे तो डिफरेंस आता है 0। तो विद्यार्थियों, हमारा श्रेणी अंतर इस प्रकार से आता है। और अब हम इसके बाद फिर पुनः डी स्क्वायर लेते हैं, इस डी का स्क्वायर, इसका वर्ग।
तो वर्ग ज्ञात करने के लिए माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा और माइनस 1.5 को लिखते हैं हम 2.25। उसके बाद नेक्स्ट वर्ग है हमारा 0.5 को, इसको लिखते हैं हम 0.25 और 3 का वर्ग 9.0 लिख दो यहाँ पर। और उसके बाद माइनस 4.5 का वर्ग हमारे पास आता है 20.25, 1.5 का फिर से 2.25 और 4 का वर्ग आएगा 16.00 और लास्ट में 0 का वर्ग 0। तो आप देखते हैं कि हमने रैंक अलॉट करने के बाद इसका डिफरेंस लिया और डिफरेंस का हमने आगे स्क्वायर किया। कब? जब यहाँ पर दो मदों की मूल्य जो है वो समान है, जबकि एक मद का मूल्य समान दिया गया है। जैसे यहाँ पर ये 10 और ये 10 और यहाँ पर ये 20 और 20। उस स्थिति में हमें ये फ्रैक्शन में रैंक अलॉटमेंट करनी पड़ी। तो अब हम इसका सम करते हैं। सिग्मा डी स्क्वायर बराबर 50। तो विद्यार्थियों अब आप देखते हैं कि हमारे इस तीसरी स्थिति में लास्ट में जाकर हमारा प्रश्न उसी स्थिति में आ जाता है जैसा हमने पहले 2 में किया है, लेकिन तीनों में स्टार्टिंग में थोड़ा अंतर है और हमारा सूत्र भी एक ही प्रयोग होता है। अब हम इन दोनों वैल्यूज को n बराबर 7 और सिग्मा डी स्क्वायर बराबर 50, इन दोनों वैल्यू को हम उस सूत्र में प्रयोग करेंगे और सहसंबंध गुणांक की गणना करेंगे। तो हमारे पास वैल्यू आई है n बराबर 7 और सिग्मा डी स्क्वायर इज इक्वल टू 50। तो इसको हम इस सूत्र में सब्स्टिट्यूट करते हैं, लेकिन हमारा सूत्र यहाँ पर पहले से थोड़ा चेंज है। 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर प्लस 1/12 इंटू m रेज़ टू द पावर 3 माइनस m प्लस 1/12 इंटू m रेज़ टू द पावर 3 माइनस m एंड अप टू डैश डैश। तो ये हमने जो सूत्र लिखा है इसमें कौन सी वैल्यू भरनी है? तो विद्यार्थियों m से अभिप्राय है कि हमारे पास अगर एक मूल्य 2 बार आया है तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे, और अगर हमारे पास एक मूल्य 3 बार आया है तो हम m की वैल्यू 3 भर देंगे। एक अगर हमारे पास 2 मूल्य ऐसे हैं जो 2 बार आते हैं, जैसे कि हमारे पास है 10 और 20, दोनों 2 मूल्य हैं और 2 बार आते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे m की वैल्यू 2 और एक बार फिर से इस वैल्यू को यहाँ पर 2 लिख देंगे, क्योंकि दोनों श्रृंखलाओं में 2 वैल्यू ऐसी हैं जो 2 बार आई हैं, तो हम यहाँ पर 2 बार लिखेंगे। अगर हमारे पास 3 वैल्यूज 2 बार आती हैं तो हम एक बार और प्लस 1/12 इंटू m रेज़ टू द पावर 3 माइनस m लिख लेते हैं। तो हमने इसको प्लस लिख के डैश डैश लिख दिया है। भी जितनी भी वैल्यू जो है हमारे पास डबल या ट्रिपल आएंगी, 3 बार आएंगी या 2 बार, तो उनको हम लिखते चले जाएंगे। अब हम डिवाइड बाई n रेज़ टू द पावर 3 माइनस n, यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर है 50 प्लस 1/12। अब विद्यार्थियों हमारे पास पहली श्रृंखला में 10 2 बार आया है, इसलिए हम यहाँ पर m की वैल्यू 2 भरेंगे। 2 रेज़ टू द पावर 3 माइनस 2 प्लस 1/12 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 3 माइनस 2 और ब्रैकेट क्लोज, और डिवाइड बाई 7 रेज़ टू द पावर 3 माइनस 7। तो अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। 6 इंटू 50 प्लस 1/12 इंटू 2 का घन 8 माइनस 2 प्लस 1/12 इंटू 8 माइनस 2 और ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाई। अब इसको हम आगे इसका घन ले लेते हैं, तो घन आता है 343 और माइनस 7। अब हम इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। 6 इंटू 50 प्लस
1/12 मल्टीप्लाइड बाई 6 प्लस 1/12 मल्टीप्लाइड बाई 6 और ये ब्रैकेट, और इसको माइनस करने से आता है 336। तो ये कैंसिल हो जाता है 2 और यहाँ पर भी 2। और आगे 1 माइनस 6 इंटू 50 प्लस, हाँ तो 50 प्लस 1/2 प्लस 1/2 को हम लिखते हैं 1 और 336। तो ये हमारे पास आएगा आगे 1 माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाई 51/336। तो इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 1 माइनस 306 और भाग 336। तो आगे 1 माइनस 306 को हम 336 से भाग करते हैं तो हमारे पास आता है 0.91। अब 1 में से 0.91 घटाने पर हमारा उत्तर आता है -0.09। तो अब विद्यार्थियों, आपको आज के इस व्याख्यान से संबंधित कुछ होमवर्क दिया जाता है। तो पहला प्रश्न है, दो निर्णायकों ने 6 प्रविष्टियों को निम्न श्रेणियां प्रदान की हैं। स्पीयरमैन की श्रेणी सहसंबंध गुणांक ज्ञात करें। फर्स्ट निर्णायक ने अपना श्रेणी दी है 3, 5, 4, 2, 1 और 6, और दूसरे निर्णायक ने 5, 2, 6, 1, 4 और 3। और दूसरा प्रश्न है, निम्न आंकड़ों से श्रेणी अंतर का सहसंबंध गुणांक ज्ञात करें। एक्स श्रेणी के अंतर्गत मूल्य हैं 12, 18, 15, 16, 12, 25 और 24, और वाई श्रृंखला के अंतर्गत मूल्य हैं 15, 20, 14, 22, 26, 18 और 21। तो विद्यार्थियों, आज का हमारा व्याख्यान यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।